everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पार्टी जल्दी से रिकॉल करिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया था। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है वो 16S RNA के बेस पर होता है। और लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि हम कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। तो हम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। भूल तो नहीं गए हैं ना, सब कुछ याद है ना? चलिए, वेरी गुड। तो चलिए अपनी मेमोरी रिफ्रेश करिए और मुझे मेरे आंसर्स दीजिए, ठीक है? तो विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कौन सा किंगडम था बताइए ज़रा। नहीं याद आया? अरे भाई, मोनेरा था, ठीक है? अब भूलना नहीं है। आने वाले सेशन में हम आपको ओरिजिनल इमेजेस भी दिखाएंगे, ठीक है? बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चैप्टर है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी, ठीक? तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत छोटू सा है, पर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक? मिस मत करिएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत छोटा दिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो इतने में से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चन जनरली हमेशा बाहर से आते हैं, ठीक? तो मैं आपको वो सब भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मोनेरा किंगडम का पूरा क्राइटेरिया आपको बताती हूँ। उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, खाना क्या खाता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, ये जो इमेज आपको दिख रही है एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है। ये जो बैक्टीरिया है रॉड शेप बैक्टीरिया है जो मैग्नीफाइंग क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक? ये बैक्टीरिया बैसिलस है। नॉर्मली जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बैसिलस कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, ओके? नॉर्मली बच्चों, बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक? कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज का यूज़ करना पड़ेगा जो कि माइक्रोस्कोप में पाए जाते हैं। तो जनरली इन बैक्टीरियाज को आप बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिससे आप दोनों आँखों से इमेज देख सकते हैं। एक यूनिकुलर माइक्रोस्कोप होता है जिससे आप एक आंख से देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है इनका, आप इन्हें यूं ही आँखों से नहीं देख सकते, ठीक? तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये है यूनिकुलर माइक्रोस्कोप, ये है बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, ठीक? तो हम बैक्टीरियाज को यूं ही ऐसे चलते फिरते नहीं देख सकते कि आप बोलो कि देखो बैक्टीरिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आपको बैक्टीरियाज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक? तो हर जगह तो आप माइक्रोस्कोप लेकर घूमोगे नहीं, ये भी बात है। सबके पास तो माइक्रोस्कोप होता नहीं है। तो क्या होता है, चलिए आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है? मान लीजिए गए आप पानी पूरी खाने, फिर खूब पानी पूरी खाई आपने, तो उसके अंदर क्या था? पानी पूरी में बैक्टीरियाज थे। तो बैक्टीरिया दिख तो रहा नहीं आपको और आपने खूब सारी पानी पूरी भी खा ली, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है? और उसने आपको क्या कर दिया? फूड पॉइजनिंग कर दी। तो यूं ही नहीं आपको बोलते हैं बार बार कि हाइजीनिक प्लेस पर खाना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों, हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये मेजर ड्रॉबैक है बैक्टीरिया का। एक्चुअली फ्यू बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल टू यू एंड सो मैनी बैक्टीरियाज जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है? जैसे कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ना, स्ट्रीट फूड खूब खाया और घर पर आकर वॉमिटिंग, लूज मोशन हो गए। अब आप बोल रहे होंगे मैम आप कैसी बातें करती हैं? अरे भाई, डॉक्टर बनना है ना, तो ये बातों से चिढ़ना नहीं है, ठीक है? नाउ चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट इज द मोस्ट एंशिएंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इस ज़मीन पर जो पहला ऑर्गेनिज्म आया एक्चुअली वो बैक्टीरियाज ही था, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कैरेक्टराइज एज अ मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सबसे छोटे होते हैं, दे आर सिंपलेस्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सिंपल होती है। दे आर यूनिसेल्युलर इन द स्ट्रक्चर, ओके। ये बहुत सिंपल होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। बैक्टीरियाज को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं और अपने आप को ये डिवाइड करते रहते हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्शन रेट इज़ सो हाई, ठीक। ये मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट, ठीक। फर्स्ट इनहेबिटेड ऑन द अर्थ, मतलब सबसे पहला अर्थ पर पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक। नेक्स्ट है बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। तो क्वेश्चन बनता है वाई एक ही किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया? तो यस, बिकॉज देयर आर सो मैनी बैक्टीरियाज इन द वर्ल्ड, ठीक। तो इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ किसको रहना है? सिर्फ बैक्टीरियाज को रहना है, ठीक है। दे अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर यूबिक्यूटस। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका कैरेक्टर क्या है। तो इनका भी कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक, वो कैसे होते हैं। तो बच्चों एक्चुअली दे आर यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कॉलोनियल मतलब एक साथ भी रह सकते हैं। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे भी हो सकते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब लास्ट क्लास में हमने बताया था, आपको पता होगा ना? नहीं पता? ओफो, आपसे भी हद है। जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। याद आया कुछ? वेरी गुड। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है, ठीक। नाउ न्यूक्लियोलस इज अ बंच ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें प्रोटीन और डीएनए होता है। तो कुल मिलाकर आपका जेनेटिक मटेरियल सेल में फैला रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो बना है वो हिस्टोन प्रोटीन से। सम ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन द जेनेटिक मटेरियल, ये पढ़ना है आपको आगे, ठीक है। और ऐसी सेल जिसकी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम मोस्ट प्रिमिटिव सेल कहते हैं या उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस इमेज, ये देखिए आप ज़रा, न्यूक्लियोइड ये पर्पल दिख रहा है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ डीएनए बिकॉज देयर इज़ no special arrangement of DNA found in prokaryotic cell, but if you see eukaryotic cell you found perfect arrangement of DNA। तो समझ आया, इसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक। इनकी सेल में एक अटैचमेंट बॉडी होती है जिसे हम पिलाई या प्लस भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों पिलाई का क्या काम होता है? ये किसी के भी अटैचमेंट में हेल्प करती है, ये किसी भी दूसरे सेल से अटैचमेंट में काम आते हैं व्हेन एवर बैक्टीरिया डूइंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या होता है? कैप्सूल इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एडवर्स एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को बचाने में काम करता है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की हेल्प करता है। नॉर्मली जब आप कोई एंटीबॉडी खाते हैं उसे मारने के लिए, तो हो सकता है उस टाइम कुछ बैक्टीरिया बच जाएं क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल है। जैसे आप ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं ना, वैसे ही ये कैप्सूल है भाई। आई बात समझ में? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को मरने से। नाउ नेक्स्ट थिंग, इनके पास होता है सेल वॉल। कैप्सूल के जस्ट बाद होता है सेल वॉल और सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में बच्चों सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चलिए, नाउ साइटोप्लाज्म विच इज़ अ लिक्विड पार्ट which contains so many enzymes, which contains so many things, which contain metabolism of bacteria। ना बैक्टीरिया में ये टेल जो पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलम, ठीक। फ्लैजेला जो होता है इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, किसको? बैक्टीरिया को। और इनके पास, बैक्टीरिया के पास नॉर्मली 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्या काम आते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर भी मैंने अभी बताए आपको, प्लस कैप्सूल, दे ऑल आर इन्फेक्शियस, ठीक।
तो बैक्टीरिया के जितने भी पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं लाइक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, पिलर्स, ये जो भी नज़र आ रहे हैं आपको, दे ऑल आर इन्फेक्शियस टू यू एंड मी एंड एवरीवन। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ नेकेड डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है, जिसे सी डीएनए भी कहते हैं। सी डीएनए मीन्स सर्कुलर डीएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट है बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडो मीन्स it is a part of protein and it has a amino acid. Glycan means sugar. So sugar and amino acid are found in the cell wall of what? Bacteria. ठीक, देखिए ज़रा इधर, L-alanine amino acid, it is levorotatory, right handed rotation है ये। It is a D-alanine, it is a dextrorotatory, ये left handed है, which is a left hand rotation। तो लीवर रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी, इट इज़ अ रोटेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, आप देख रहे हैं ये बॉल शेप में। इट इज़ कॉल्ड एलेनिन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, और फिर नेक्स्ट है लाइसिनम, और नीचे वाला है एलेनिन होता है। तो बेसिकली वी हैव 4 अमाइनो एसिड इन द पेप्टाइडोग्लाइकेन विच इज़ एलेनिन, ग्लूटामेट एंड लाइसिन, अगेन एलेनिन। So we have 3 types or 4 types of amino acid because alanine shows 2 rotations, levorotatory और dextrorotatory। तो क्या देख रहे हैं, सब जगह आपको अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट दिख रहा है, जाल जैसा फैला है, ठीक। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे आप कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक, इसे आप कहते हैं नैम। और जो दिख रहा है इसे आप कहते हैं नेग या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड। मेरी बात को अब ध्यान से समझना। पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरिया में देयर आर 2 कंपोनेंट्स which is found in the cell wall of bacteria. One is N-acetyl muramic acid which is the NAM, and second is the N-acetyl glucosamine which is a NAG. NAG and NAM को जोड़ने के लिए we have pentaglycine cross link 1, 2, 3, 4 and 5. It is a glycine molecule. तो इन सब बैकबोन को जोड़ने के लिए 5 ग्लाइसिन के पॉलीमर पाए जाते हैं जो कि इनको जोड़ते हैं, और साथ ही साथ ये अमाइनो एसिड भी लिंकेज का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे आप कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन का पार्ट होगा। आप देख रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक, ग्लाइकेन मतलब शुगर का पार्ट। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शुगर, एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड सेकेंड इज़ द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड। तो इन सब को जोड़ने में कौन काम में आता है? ग्लाइसिन लिंकेज, जो कि 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। सो दिस इज़ अ साइट ऑफ क्लीवेज। यहाँ से आप पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ सकते हैं। तो आपने क्या सीखा? मोनेरा की जो सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो बच्चा पार्टी, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है इट इज़ अ वेरी 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 इन्फेक्शियस, ठीक है। तो नॉर्मली बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होता। इसमें क्या होता है ये सब जब इनको हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल? क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल? मेरी बात को समझना, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है सेल ऑर्गेनेल विच बाउंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर से सुनो, दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, डन, दिस इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड वी हैव अ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक, एंड दिस सेल ऑर्गेनेल नेम्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये मत बोलना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने अपने सेल की प्लेलिस्ट में
सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताया था आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ठीक। तो मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊँगी, आपको अगर पढ़ना है तो आप जाकर मेरी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे पता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वेरी गुड, पता है ना। चलिए, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वैसे मैं आपको बताऊं। सो बच्चा पार्टी, ये है न्यूक्लियस, किसके अंदर है? सेल के अंदर, ठीक। और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं जिसे आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देयर आर सो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स विच इज़ कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल डन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं मोनरा के पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होता तो नहीं है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली तो ये कैसे बाइंड करेंगे? तो इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इनका राइबोसोम 70S टाइप का होता है। तो 70S राइबोसोम देखिए ज़रा, किसी भी राइबोसोम की बेसिकली 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट, ठीक। या इसी को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट और इसको स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी राइबोसोम्स का अरेंजमेंट होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बात तो पता होगी, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। मोनरा के जो राइबोसोम्स होता है 70S टाइप का होता है। 70 का मतलब है लार्ज सब यूनिट जो है 70S। तो S का मतलब समझते हैं, समझिएगा। S का मतलब सेडिमेंट कोफिशिएंट। अगर मैं राइबोसोम को तोड़ दूं तो कैसे कैसे किस किस पार्ट में वो सेटल होगा, सेडिमेंट होगा, ठीक। इट इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंट कोफिशिएंट। तो बेसिकली जो 70S राइबोसोम होता है या कोई भी राइबोसोम हो सकते हैं, वो 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट। तो बड़ी वाली सब यूनिट को हम कहते हैं 50S सब यूनिट और छोटी वाली यूनिट को हम कहते हैं 30S सब यूनिट, ठीक है। तो इनको तोड़ोगे तो सबसे पहले कौन सेटल होगा? नीचे की तरफ, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा। आई बात समझ में? टेंशन नहीं लेना, आरएनए में हमें इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक। सो वी हैव 70S राइबोसोम इन बैक्टीरिया। तो 70S में क्या समझा आपने? एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट को 50S सब यूनिट कहते हैं और स्मॉल सब यूनिट को 30S सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो 80 हो गया, तो बच्चों नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। नाउ मूविंग ऑन, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक बट वास्ट मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफिक। तो कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं पर ज़्यादातर नहीं बना सकते, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉफिक होते हैं पर कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रेस्पिरेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है, कभी कभी सेक्सुअल भी होता है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ मोनरा, ठीक, जिसमें मैंने बताया कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.